अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स कोचिंग। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 2 और हमारे सामने है आज शीत युद्ध क्या है। तो फ्रेंड्स, आज हमारे सामने इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक है कि शीत युद्ध आखिर है क्या। दूसरे विश्व युद्ध का अंत समकालीन विश्व राजनीति का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यानी जो दूसरा विश्व युद्ध ख़त्म हुआ था वो पूरे विश्व की राजनीति का एक महत्वपूर्ण पड़ाव स्टेप घटना जो भी है वो है। सन 1945 में मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्रों के बीच दूसरे विश्व युद्ध 1939-1945 की समाप्ति हो गई। मित्र राष्ट्रों की अगुवाई अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस कर रहे थे। ध्रुवीय राष्ट्रों की अगुवाई जर्मनी, इटली और जापान के हाथ में थी। मतलब ये सारे तानाशाह वाले राष्ट्र थे। इस युद्ध में विश्व के लगभग सभी ताकतवर देश शामिल थे। ये युद्ध यूरोप से बाहर के इलाके में भी फैला और इसका विस्तार दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, बर्मा तथा भारत के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों तक था। तो यहाँ पर एक बात आई कि दक्षिण पूर्व एशिया। तो फ्रेंड्स, दक्षिण पूर्व एशिया, आप सोचे होंगे कि वे कौन से महान देश थे जो इस युद्ध से प्रभावित हुए। तो वे देश थे दक्षिण पूर्व एशिया में आते हैं, हमारे विश्व के मैप के मुताबिक आते हैं 11 देश जिनके नाम कुछ इस तरह है। आप लोग लिख भी सकते हैं इसको: म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, तिमोर लेस्टे। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा नया टाइप का देश था, बट जब हमने इसको अब सुन लिया कि अब ये नया नहीं रहा, ठीक है। तथा भारत के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों तक था। इस युद्ध में बड़े पैमाने पर जनहानि और धनहानि हुई। पहले भी मैंने आपको बताया था 1914 से 1918 के बीच हुए पहले विश्व युद्ध ने विश्व को दहला दिया था, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध इससे भी भारी पड़ा। दूसरा विश्व युद्ध इससे भी ज़्यादा खतरनाक था। कहने के मतलब कि जो पहले विश्व युद्ध में जिन लोगों को जो कसर बाकी रह गई थी उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में निकाल दी, तो इसलिए ज़्यादा भारी पड़ा। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति से शीत युद्ध की शुरुआत हुई। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति से शीत युद्ध की शुरुआत हुई। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया और जापान को घुटने टेकने पड़े। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ। मतलब के बम गिराने पर तो दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ, परमाणु बम गिराने के मतलब फ्रेंड्स, मैं आपको ऐसे ही बताती हूँ कि जब अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर बम गिराया, इसके साथ ही जापान को घुटने टेकने पड़े। सारी जो है तानाशाह जितनी शक्तियाँ थी सब हार गई और दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन जो ये बम गिराया है तो ये हम अभी तक जानते हैं, अभी भी हम देखते हैं कि वहाँ जिस इलाके में बम गिरा था वहाँ पे बच्चे अभी भी माजूर पैदा होते हैं। तो उसके आलोचकों का तर्क है, मतलब जो लोग इसके फैसले से एग्री नहीं करते थे, जो कहते थे कि अमेरिका का ये फैसला गलत है, उनका मानना यह है कि अमेरिका का जो बम गिराने का मकसद था, अमेरिका इस बात से सोवियत संघ को ये स्पष्ट करा देना चाहता था कि अमेरिका ही नंबर फर्स्ट है, अमेरिका ही सबसे बड़ी महान शक्ति है। और जो उसके एग्री में थे, जो इस बात से सेटिस्फाई करते थे कि अमेरिका ने सही किया, तो उन लोगों का कहना है कि आगे की जनहानि को रोकने के लिए जो है ये ज़रूरी था, बम गिराना ज़रूरी था ताकि जल्द अज जल्द ख़त्म हो सके। लेकिन विश्व युद्ध की समाप्ति के कारण कुछ भी हो, लेकिन इसका परिणाम यही हुआ कि वैश्विक राजनीति के मंच पर 2 महाशक्तियों का उदय हो गया। 2 महाशक्तियों का उदय हो गया। वो 2 महाशक्तियाँ कौन थी, जल्दी से बताइए बच्चों। वो महाशक्तियाँ थी अमेरिका और सोवियत संघ। जर्मनी और जापान हार चुके थे। यूरोप तथा शेष विश्व विध्वंस की मार झेल रहा था। मतलब जो नुकसान हुआ था उससे निपटारे की कोशिश कर रहा था, उसके नुकसान की मतलब उनके ऊपर असर हो रहा था। अब अमेरिका और सोवियत संघ विश्व की सबसे बड़ी शक्ति थी। इनके पास इतनी क्षमता थी कि विश्व के किसी भी मतलब अमेरिका और सोवियत संघ अब 2 मेन पावरफुल जो है कंट्रीज़ बन गए थे और इनके पास इतनी ताकत थी कि वो विश्व के किसी भी कोने में हो रही किसी भी किस्म की घटना को, चाहे वो घटना कैसी हो, चाहे वो लड़ाई हो या व्यापार हो, उसको जो है वो अपनी शक्ति के ज़रिए से जो है उसको प्रभावित कर सकते थे, उसमें हस्तक्षेप कर सकते थे, उसमें घुस सकते थे, उसको ख़त्म कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में, अच्छा यहाँ एक
मतलब कि एक बहुत ही आपकी बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न दूर होगी, तो गौर से सुनिएगा। अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़े होना शीत युद्ध का कारण बना। तो शीत युद्ध का कारण क्या बना? अमेरिका और सोवियत संघ के महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले यानी एक दूसरे के प्रतिद्वंदिता में खड़ा होना ही शीत युद्ध का मेन कारण बना। शीत युद्ध शुरू होने के पीछे ये समझ भी काम कर रही थी कि परमाणु बम से होने वाले विध्वंस की मार झेलना किसी भी राष्ट्र के बूते की बात नहीं। ये एक सीधा साधा लेकिन असरदार तर्क था। जब दोनों महाशक्तियों के पास इतनी मतलब मैं बताती हूँ फ्रेंड्स, इसमें है क्या, मतलब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ एक बात दी गई कि परमाणु बम से होने वाले विध्वंस की मार झेलना किसी भी राष्ट्र के बूते की बात नहीं। ये एक सीधा साधा लेकिन असरदार तर्क था। मतलब कि दोनों के पास परमाणु बम थे, दोनों के पास परमाणु बम थे और इनका कहना था कि अगर हम लड़ेंगे दोनों, अगर कोई भी देश किसी भी देश के ऊपर जो है परमाणु बम गिराता है तो उसको सहन करना किसी भी देश की बस की बात नहीं, जबकि दोनों देश के पास बराबर के हथियार हो। तो युद्ध करने से बेहतर है कि हम युद्ध ना करें, कोई भी रक्त रंजित परमाणु युद्ध ना करें जो है, क्योंकि युद्ध से राजनीतिक फ़ायदा चाहे किसी को भी हो, लेकिन इससे होने वाले विध्वंस से औचित्यपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता। होने वाले विध्वंस को औचित्यपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता। मतलब इससे चाहे महाशक्ति कोई भी बने, अब मतलब फ़ायदा किसी को भी हो, लेकिन जो इससे होने वाला जो नुकसान है उसको जो है सही नहीं ठहराया जा सकता। परमाणु युद्ध की सूरत में दोनों पक्षों को इतना नुकसान उठाना पड़ेगा कि उनमें से विजेता कौन है ये तय करना भी असंभव होगा। सही कहा फ्रेंड्स कि दोनों इतना डेंजरस लड़ेंगे, अगर लड़ेंगे ऐसी हानि होती है अगर दोनों लड़ते कि हम यही नहीं बता पाते कि जीता कौन हारा कौन। तो अगर कोई शत्रु अपने आक्रमण करके उसके परमाणु हथियार को नाकाम करने की कोशिश करता है तो तब भी दूसरे के पास इतने हथियार, तब भी उसे बर्बाद करने के लायक हथियार बच जाएंगे। मतलब कि इसे अवरोध रोक और संतुलन का तर्क कहा गया। मतलब अवरोध रोक और संतुलन के तर्क में क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि दोनों के पास इतने परमाणु बम थे, इतने परमाणु हथियार थे कि अगर कोई एक किसी को भी मतलब एक पे हथियार से उसके एक पे परमाणु बम से परमाणु हथियार का इस्तेमाल करके उसके हथियार को नाकाम करता है तो फिर भी कितनों ही नाकाम कर ले, फिर भी दूसरे के पास इतने हथियार हैं कि वो उससे बदला ले ही लेगा। तो इसे अवरोध और रोक और संतुलन का तर्क कहा गया। तो बच्चा आप समझ गए कि अवरोध का तर्क किसे कहा गया? दोनों ही पक्षों के पास एक दूसरे, मतलब यही बातें इस पूरे पैराग्राफ में कही गई हैं। तीसरे पैराग्राफ में शीत युद्ध का प्रमुख सैन्य विशेषताओं पर ध्यान दें। अब मेन बात आई है वो जिनकी वजह से किसी भी देश की ताकत जो होते हैं, किसी भी देश की ताकत जिनकी वजह से हम सुकून से रह पाते हैं, देश में सुकून से कहीं सुकून का बाइस बनते हैं तो कहीं बेसुकूनी का बाइस बनते हैं। तो वो क्या होती है? वो होती है सेना, जो उस देश की ताकत होती है। तो इसी में है शीत युद्ध की प्रमुख सैन्य विशेषताओं पर ध्यान दें। जो खास सैन्य विशेषताएं थीं उन पर ध्यान दें। इसमें दो महाशक्तियों और उनके अपने अपने गुट थे। इन परस्पर प्रतिद्वंदी गुटों में शामिल देशों की अपेक्षा थी कि वे तर्कसंगत और जिम्मेदारी। अच्छा फ्रेंड्स, इसमें क्या बताया गया मैं बताती हूँ आपको। उम्मीद करती हूँ कि आप सबने खुद तो रीडिंग लगा ही ली होगी। तो अब मेरी बात सुने कि जो आपने बार बार सुना होगा कि सैन्य गुट, ये सैन्य गुट है क्या? ये दरअसल क्या थे? दोनों जो महाशक्ति थे, दोनों महाशक्ति के साथ जो है महाशक्ति कैसे थे? मतलब जैसे सोवियत संघ ही था फॉर एग्जाम्पल क्या था ही सोवियत संघ, तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे देश थे। हर देश की अपनी एक छोटी छोटी सेना थी। तो उस सेना ने मिलके, मतलब वो सारी सेना जो है एक ग्रुप में आके जो है एक जगह जमा हो गए, तो वो उस गुट की सेना हो गई। इसी तरह अमेरिका का था उस गुट की सेना। और इन दोनों जो है सेनाओं को क्या परस्पर विरोधी गुटों में शामिल देशों को समझना था कि आपसी युद्ध में जोखिम है, क्योंकि संभव है कि इसकी वजह से दो महाशक्तियों के बीच युद्ध ठन जाए। मतलब कि इनको जो है किसी भी किस्म की लड़ाई करने से जो है रोका गया था, क्योंकि संभव है कि इसकी वजह से जब दो महाशक्तियां उनकी अगुवाई वाले गुटों के बीच पारस्परिक अवरोध का संबंध हो तो युद्ध लड़ना दोनों के लिए विध्वंसक साबित होगा। अच्छा, मतलब इन लोगों को एक ख़ास अर्थ में समझाया गया था। इसके बारे में ये बात आगे भी कई बार
दी गई है हमारे चैप्टर में कि इनको जो है, इसमें एक बात कही गई थी, पिछले कही गई है इस वाले उसमें पैराग्राफ में, कि इनको एक जो है विशेष अर्थ की जिम्मेदारी निभानी। विशेष अर्थ मतलब ये है कि जैसे कि हमारे गुट में, सोवियत संघ के गुट में जितने देश शामिल हैं, अगर उनमें से किसी भी देश पर, एक तो आपस में लड़ना नहीं है, अगर उनमें से किसी भी देश पर दूसरे अपोजिट साइड वाले जो है हमला करते किसी भी देश पर, तो सारे देश उसको अपने ऊपर हमला मारेंगे, उसका दर्द अपना दर्द समझेंगे। और जो है और भाई और ये कि ऐसे छोटी मोटी लड़ाई हुई, 4 प्रमुख लड़ाइयाँ मैंने आपको पिछले बताई, लेकिन लड़ना नहीं है, बिकॉज इससे हो सकता है कि छोटी छोटी लड़ाइयों से दोनों महाशक्ति जो है आपस में लड़ पड़े और फिर जो है युद्ध हो सकता है। संयम से काम लेना, और मतलब कि उन लोगों को कहा गया कि सब्र से काम लेना है, थोड़ा ज़्यादा जो है उछलना नहीं है, सब्र से काम लेना है। और तीसरे विश्व युद्ध के जोखिम से बचना है, मतलब तीसरा विश्व युद्ध नहीं करना है, रक्त रंजित परमाणु युद्ध नहीं करना है बड़े लेवल पर, कि दोनों जो अमेरिका और रूस, जो उसका सोवियत संघ का वो था, मेन था, लीडर था वो, कि उन दोनों के बीच ही युद्ध लड़ जाए। शीत युद्ध ने समूची मनुष्य जाति पर मंडराते खतरा को जैसे तैसे संभाला, मतलब कि पूरे जो है उसी पर, मनुष्य जाति पर मंडराते खतरे को जैसे तैसे संभाला। अब आगे हमारी हेडिंग है 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको जो है अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैंने जो आपको समझाया बच्चों, आपको समझ में आया? अगर आपको समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, और जो बातें नहीं समझ में आई वो भी कमेंट करके बताएं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ और जो स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास के सबके साथ शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ वो भी अच्छे से पढ़ सकें और अपना एग्ज़ाम आसानी से दे सकें। तो फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स कोचिंग। तब तक के लिए Goodbye.